ढलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, सोयाबीन, हल्दी और सरसों की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में रही उठापटक, 16,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी रबी गेहूं की बुआई। इस साल 40,40,000 टन रह सकती है अरहर की उपज। रबी दलहनी फसलों की बुआई 36,43,000 हेक्टेयर के पार। इस साल सोयाबीन की बम्पर उपज का अनुमान, 3,880 रुपए के एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद जारी। और आइए बुलेटिन के पहले हिस्से में जानेंगे अरहर का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 6 नवंबर तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक गेहूं की बुआई 16,94,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में हो चुकी है। वहीं इस साल सरकार ने गेहूं की पैदावार का लक्ष्य 10 करोड़ 80 लाख टन निर्धारित किया है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में उठापटक का रुख है। मंगलवार को मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। गेहूं की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 6 नवंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 16,94,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 9,72,000 हेक्टेयर रहा था। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 9 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 1,750 रुपए। 10 नवंबर को इसके भाव में 80 रुपए की नरमी आई और भाव 1,670 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की उल्हासनगर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 10 नवंबर को यहां गेहूं का भाव रहा 3,000 रुपए, जो 9 नवंबर को 3,500 रुपए था। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 नवंबर को गेहूं बिना किसी बदलाव के 1,512 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में मंगलवार को धारा गेहूं की आवक अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक रही। यहाँ की आगरा मंडी में गेहूं का भाव रहा 1,720 रुपए। अलीगढ़ मंडी में गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,700 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं 15 रुपए टूटकर 1,720 रुपए पर बिकी। गेहूं की उपज की बात करें तो सरकार ने इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2020-21 के दौरान देश में 10 करोड़ 80 लाख टन गेहूं की पैदावार का लक्ष्य तय किया है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट। अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे किस ओर जा सकता है गेहूं का बाजार? गेहूं के बाजार भाव की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि त्योहारी मांग अच्छी निकल कर आ रही है, जिसके कारण मिलों की तरफ से मांग में तेजी देखने को मिली है। आवक में थोड़ी कमी है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो अभी तक रबी सीजन में लगभग 17 लाख हेक्टेयर
में गेहूं की बुआई हो चुकी है और आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। और ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, फसल बेचें या अभी रोक कर रखें? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। त्योहारी मांग के कारण आने वाले समय में भी गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आपके पास फिर से वापस लौटेंगे, हम निवेदन करेंगे आपसे आप हमारे साथ बने रहें। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अरहर की। अरहर की उपज में इस साल खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक अरहर की पैदावार 40,40,000 टन के पार जा सकती है। वहीं इस साल सभी दलहनी फसलों का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। अब तक 36,43,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में सभी दलहनी फसलों की बुआई हो चुकी है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए। मंगलवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। अरहर की उपज की बात करें तो इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में साबुत अरहर की उपज में 1 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार अरहर पैदावार 40,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 38,30,000 टन रहा था। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 9 नवंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 4,670 रूपए। 10 नवंबर को इसके भाव में 10 रूपए की गिरावट आई और भाव 4,660 रूपए पर आ गया। राज्य की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 50 रूपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 नवंबर को अरहर का भाव रहा 4,650 रूपए, जो 9 नवंबर को 4,600 रूपए था। वहीं उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर रहे। 9 और 10 नवंबर को यहाँ अरहर बिना किसी उठापटक के 5,780 रूपए पर बिकी, जबकि यहाँ की करवी मंडी में साबुत अरहर के भाव में नरमी दर्ज की गयी। यहाँ 9 नवंबर को अरहर का भाव था 5,490 रूपए। 10 नवंबर को इसके सौदे 55 रूपए टूटकर 5,435 रूपए पर हुए। वहीं दलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो देश भर में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल के मुकाबले 11,64,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में अब तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुआई 36,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 24,79,000 हेक्टेयर रहा था। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, अरहर के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं, कैसी स्थिति रहने वाली है आगे? अरहर के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिला है। मांग में तेजी है, आवक जारी है और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण अरहर की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ी मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण अरहर की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो शिव श्रीवास्तव जी, आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन और सरसों की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और इस हिस्से में जानेंगे सरसों के बारे में, लेकिन पहले बात सोयाबीन की। घरेलू स्तर पर इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। इस साल सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35 लाख टन के पार पहुंच सकती है, जिसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। वहीं इन दिनों नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद जारी है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की पैदावार में 23,68,000 टन की बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35 लाख 83,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 1 करोड़ 12 लाख 15,000 टन का रहा था। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त है। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सोनगढ़ मंडी में सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। 4 नवंबर को यहां सोयाबीन का भाव था 3,975 रुपए। 10 नवंबर को इसके भाव में 275 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 3,700 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 नवंबर को सोयाबीन बिना किसी उठापटक के 3,800 रुपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में अन्य राज्यों की मंडियों के मुकाबले सोयाबीन की आवक सबसे अधिक रही। यहाँ 10 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,150 रुपए, जो 9 नवंबर को भी 4,150 रुपए था। सोयाबीन के भाव में स्थिरता का सिलसिला उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 10 नवंबर को सोयाबीन के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव रहा 3,400 रुपए। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद जारी है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। अब तक महाराष्ट्र राज्य से ही सोयाबीन की खरीद हो सकी है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिंसों के संबंध में विशेष जानकारियां दे रहे हैं। श्रीवास्तव जी, आगे आने वाले समय में किस करवट बैठेगा सोयाबीन का बाजार? सोयाबीन के बाजार की बात की जाए तो मांग में मजबूती के कारण कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। आवक जारी है और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। और ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको अभी इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां त्योहारी मांग के कारण इसकी कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है, वहीं इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि सोयाबीन के उत्पादन में पिछले साल की तुलना में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो शिव श्रीवास्तव जी, आपके पास दोबारा से वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं बाजरा के बाजार भाव पर। गुजरात की धरोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,020 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,325 रुपए और उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में हाइब्रिड बाजरा का भाव रहा 1,340 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं केला के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में केले का भाव रहा 3,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे 2,010 रुपए पर हुए और पंजाब की फगवाड़ा मंडी में केला 800 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सरसों की। इस साल देश में रबी सरसों की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 6 नवंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के रबी सीजन में सरसों 31,15,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 31,17,000 हेक्टेयर का था। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार 10 नवंबर को राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों का भाव रहा 5,500 रुपए। यहां की लालसोट मंडी में इसका भाव रहा 5,850 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 5,250 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में सरसों के सौदे 4,760 रुपए पर हुए। अब आइए रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, सरसों में आगे क्या स्थिति रहने वाली है, किसानों को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
सरसों के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला है। मांग में मजबूती है, आवक में बेशक थोड़ी कमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो अभी तक सरसों की बुआई लगभग 31 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो लगभग पिछले साल की तुलना में बराबर है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से सरसों की कीमतों में वर्तमान स्तर से भी तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और ऐसे में जो किसानों के पास फसल है उसको क्या करना चाहिए, कि अभी बेचें या फिर संभाल कर रखें? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आपके पास फिर से वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आगे जानेंगे हल्दी का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हल्दी की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 10 नवंबर को हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले खासी कम रही। हल्दी के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी में हल्दी का भाव रहा 6,000 रुपए। तमिलनाडु की इरोड़ मंडी में बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,311 रुपए। यहाँ की पेरुंदुरई मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी 5,697 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सलेम मंडी में हल्दी के सौदे 5,415 रुपए पर हुए। हल्दी के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2019-20 के पहले 12 महीने यानी अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से हल्दी के कुल निर्यात में लगभग 10% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से मार्च 2019-20 के दौरान देश से 1,36,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अभी की स्थिति को देखते हुए आगे आने वाले समय में किस ओर जा सकता है हल्दी का बाजार? हल्दी के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां मांग में तेजी देखने को मिल रही है, वहीं आवक में कमी हुई है। आने वाले समय की बात की जाए तो मांग में मजबूती के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में और बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में भी हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों के संबंध में तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं प्याज के बाजार भाव पर। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में प्याज का भाव रहा 3,650 रुपए। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इसका भाव रहा 4,200 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज 2,900 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब चलते चलते एक नजर गुड़ के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3,670 रुपए। यहाँ की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए और राज्य की ही बरहज मंडी में लाल गुड़ के सौदे 3,860 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारे गांव के बच्चे को शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार मिले। मुझे मेरे गांव का विकास करना है। इस गांव में रखाई क्या है? मुझे तो शहर जाना है और बड़ा आदमी बनना है। हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। किसके रोके रुका है सवेरा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी किसान चैनल पर। अपने वातावरण को पूरी तरह साफ रखें। हरित दिवाली की तरफ अपने आप को ध्यान केंद्रित करके रखें। फूलों से सजाएंगे, दियों से सजाएंगे और घर पे खाना बनाएंगे। दूरदर्शन किसान परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। धरती को बचाएं, ग्रीन दिवाली मनाएं। विचार विमर्श में शुक्रवार 13 नवंबर रात 10 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में प्रमुख रूप से धान, गेहूं और मक्का की खेती होती है। परवाहा क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती और पशुपालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहीं की एक महिला किसान हैं, गीता देवी, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परवाहा गांव की रहने वाली गीता देवी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। गीता के पास पैतृक जमीन 0.8 एकड़ है, जिस पर वो साल भर खेती करती थी, लेकिन उन्हें अनाज का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने खेती के साथ पशुपालन भी अपनाया, फिर भी इनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वर्ष 2015 में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा से प्रशिक्षण लिया और उत्पादन को बढ़ाया। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ऊसर भूमि का सुधार किया। ऊसर सुधार के लिए ये धान के पुआल को जलाती नहीं है। इसके प्रबंधन के लिए धान की कटाई ऊपर से करती हैं और धान के पुआल को गेहूं की बुआई के बाद पूरे खेत में बिछा देती हैं, जिससे गेहूं का जमाव अच्छा होता है और पानी की भी बचत होती है। पुआल के प्रबंधन के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मैं अथवर धान काटती हूँ, पुआल को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बाद में हम गेहूँ बोने के बाद पुआल को खेत में फैला देती हूँ, जिससे मेरे खेत की नमी रहे और बीज भी अच्छा जमे और इसमें खरपतवार भी नहीं होता है। गीता देवी की जमीन कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा के बगल में ही है, इसलिए गीता देवी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के निरंतर संपर्क में रहती हैं। गीता देवी वैज्ञानिकों के सहयोग से धान की ऊसर प्रजाति CSR 36 का बीज उत्पादन कर रही हैं। ये 8 क्विंटल बीज उत्पादन कर 30 से 35 हजार रुपए अतिरिक्त आमदनी कमा रही हैं। इनके पति राजेंद्र पाल इनको कृषि कार्यों में पूरा सहयोग कर रहे हैं। CSR 36 का बीज हम धान लगाती हूँ, उसमें जो सूखे खेत में या गीले में धान हो जाता है और हमें उसमें धान में मुनाफा भी होती है। खेती के अलावा गीता देवी ने पशुपालन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। पशुओं का दूध ये शहर में बेच रही हैं, जिसके दाम इन्हें अच्छे मिल रहे हैं। गीता आज पशुपालन से 60,000 तथा बीज और फसल उत्पादन से 75,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। मेरे पास 3 भैंसें हैं, एक गाय है। ये मुर्री टाइप नस्ल की अच्छी नस्ल की भैंसें हैं, मुर्री टाइप की, और वे दूध भी देती हैं जो 30-35 लीटर दूध हो जाता है। वो हम बाजार में बेचती हूँ। मेरे पास बकरी बर्बरी नस्ल की बकरी हैं। गीता देवी द्वारा पशुपालन करने के कारण उन्हें जैविक खाद भी प्राप्त हो रही है। जैविक खाद का प्रयोग वह ऊसर भूमि में करके उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा रही हैं। उन्हें फसल उत्पादन भी गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो रहा है और वे रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से भी फसलों को बचा रही हैं।
गीता देवी ने पशुपालन और खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है। दूध बेचकर मैंने प्लाट भी लिए, मकान भी बनवाया और मैंने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद और मैंने खेती भी खरीदी। उस समय 4 बीघा मेरे पास ज़मीन थी। अब इस समय 4 एकड़ ज़मीन मैंने खरीद ली है। परिवार और बच्चों के साथ आज गीता खुशहाल जीवन बिता रही हैं। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। सांप पे हमला? मगर किया किसने? पता नहीं चाची। तुम्हारी मम्मी तुम पे कैसे हुक्म चलाती है अजय? ये है सोलर वाटर पंप। इससे बहुत सारे फायदे हैं। सरकार का लक्ष्य है हर राज्य में कृषि के लिए सब्सिडी के आधार पर सोलर पंप प्रदान करना। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान। बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांधकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांधगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तेलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तेल बीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।
समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक